नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अपनी वीडियो सीरीज़ माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे स्टेपिंग बैक के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जो माइंडफुलनेस की जो एक बेसिक सबसे पहली स्किल होती है या जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्टेपिंग बैक, उसका मतलब क्या होता है। माइंडफुलनेस का सबसे मेन जो मोटिव है, पर्पस है, वो होता है कि हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स के साथ फ्यूज होने से खुद को रोकें। फ्यूज होना मतलब कि हमें पता ही ना चले कि कब हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसे हम फ्यूज होना कहेंगे। और यही करीब करीब सभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे कि ओसीडी में भी होता है कि जब हमें वो विचार या वो जो फीलिंग आ रही होती है, जैसे एंजाइटी की या डाउट की, कोई भी हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, उसके साथ हम फ्यूज हो जाते हैं। हम फर्क नहीं कर पाते कि हम और वो एक्सपीरियंस हमसे अलग है। तो उनको अलग करने का काम, खुद को अपने मेंटल एक्सपीरियंस से अलग करने का काम माइंडफुलनेस करता है। माइंडफुलनेस का ये मतलब कभी नहीं होता कि आप अपने माइंड को थॉट्स से बिल्कुल क्लियर कर दें, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल माइंड हो जाए आपका, जो कि बहुत लोग गलत करते हैं जब वो ऐसी धारणा बना लेते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि माइंड को थॉटलेस बना देना। ये थॉटलेसनेस की धारणा सबसे ज़्यादा घातक है एक ओसीडी पेशेंट के लिए। माइंडफुलनेस का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने माइंड को थॉट से बिल्कुल क्लियर करने की, उनको हटाने की कोशिश करें और फिर जब वो हट ना पाए तो फिर आप कंपल्जन्स कर लें। भाई यही तो होता है ओसीडी में कि जब आप थॉट्स को हटाने की कोशिश करते हो, नहीं हट पाते, तो आप कंपल्जन्स करते हो। पर माइंडफुलनेस में हम ये नहीं कर रहे। हो सकता है माइंडफुलनेस को सुनकर आपको शुरू में ऐसा लगे कि हम थॉट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ये लगे कि हम जबरदस्ती इनको टॉलरेट करने की, सहने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लगे कि शायद हम ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करना चाहते हैं। ये है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। इनमें से कुछ भी नहीं है माइंडफुलनेस। इसलिए मैंने कहा माइंडफुलनेस को नए तरीके से जानने की तरफ आगे बढ़ें। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप कंपल्जन्स कर लें, भगाएं थॉट्स को, नहीं। माइंडफुलनेस जबकि हमारे को स्टेप बैक करना सिखाता है, हमें उसके लिए मोटिवेट करता है, जिससे कि हम एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं अपने फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेशन से, जिससे कि हम उनकी इंटेंसिटी को ना ही सिर्फ कम कर पाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व होने से खुद को रोक पाते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट आता है वो ये कि हम उनकी इंपॉर्टेंस को कम कर देते हैं। मतलब जितना इंपॉर्टेंस हमारे को एक ऑब्सेशन दिखाता है अपने बारे में, उतनी इंपॉर्टेंस हमें फील होनी, महसूस होनी बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। क्योंकि यही कारण है, जब हम अपने थॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं तो हम उनसे फ्यूज हो जाते हैं, उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें रियलिटी में और अपने ऑब्सेशन की एक इररेशनैलिटी में फर्क महसूस नहीं होता। तो इररेशनल, इलॉजिकल सी थॉट भी हमें रियल लगने लगती है और हम उसे जीने लगते हैं, उसको एक्ट आउट करने लगते हैं, कंपल्जन्स में उलझ जाते हैं। पर अगर हमें पहले से ही डिस्टेंस पे खुद को रख के अगर फीलिंग्स, थॉट, सेंसेशन को देखने का तरीका आ जाए, तो हम उनको रियल ना मानकर हम उनको केवल एक ऑब्सेशन, सिम्टम, थॉट की तरह देखते हैं। जो वो है उनको बस वैसा देखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जो जैसा दिख रहा है बस वही बोलो इसको, उसको कोई अपनी धारणा मत दो, अपना मीनिंग मत दो। जब ये आ जाता है तो नेचुरली सिम्टम्स का स्ट्रेस और उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जोसेफ गोल्डस्टीन, जो कि माइंडफुलनेस की इन प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेस को यूनाइटेड स्टेट्स तक लेके गए, ईस्ट से, मतलब इंडिया, तिब्बत, नेपाल, ये जो भी ईस्टर्न नेशंस हैं जो कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते थे सदियों से, इसको यूनाइटेड स्टेट्स में यही लेकर गए। इन्होंने ही उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया मेडिटेशन के तौर पे या एक मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज के तौर पे। तो इन्होंने ऐसा कहा कि जब मैं माइंडफुलनेस करना शुरू कर रहा था या जब शुरू में सीख रहा था, तो मैं ऐसा प्रिटेंड करता था जैसे कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो मेरे नहीं आ रहे, वो किसी तरह से मुझे सेंड किए जा रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ में कोई व्यक्ति बैठा हो और वो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार भेज रहा है, या मुझे सारे विचार केवल दूसरे व्यक्तियों से आ रहे हैं। हालांकि ये कोई रिकमेंडेड एक्सरसाइज नहीं है माइंडफुलनेस में, क्योंकि इससे तो माइंड और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इनफैक्ट स्किज़ोफ्रेनिया में तो एक सिम्टम होता है जहां किसी पर्सन को लगता है कि मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, दूसरे भेज रहे हैं। तो हम इस तरफ तो जाने की बात नहीं कहेंगे। पर जोसेफ गोल्डस्टीन इस तरह से एक्सपीरियंस करते थे और उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है अपनी किसी किताब में, आर्टिकल में, कि ऐसा मैं करता था और ये मुझे हेल्प करती थी। पर यहाँ एक अच्छा आइडिया है, वो ये कि मान लीजिए हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इसी टाइप के हम सोच से, आइडिया से हम एक प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस की।
इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, वो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है और उसके विचार जो कि आप पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, किसी भी तरह से कहीं डिस्प्ले नहीं हो सकते, इनफैक्ट वो व्यक्ति पूरी तरह से आपको अपने विचार बता भी नहीं सकता, क्योंकि विचारों की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। बताने तक और सोचने तक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, तो जो सोच रहा है व्यक्ति वो सब कुछ बता नहीं सकता। तो मान लीजिए पर ऐसा करते हैं आप कि आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा है और आप उसके थॉट्स को देख रहे हैं, एज इफ कि जैसे वो टीवी की स्क्रीन पर चल रही हैं विचार। जैसे कि आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स पे नीचे न्यूज फ्लैश करती रहती है, एक के बाद रनिंग न्यूज आती रहती है। मान लीजिए इसी तरह से किसी व्यक्ति के थॉट्स चल रहे हैं स्क्रीन पे। कोई दूसरा व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, आप अपने मन में नहीं सोच रहे हैं विचार कि उसके मन से आ रहे हैं, आप किसी और व्यक्ति के विचारों को देख रहे हैं, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हो। तो ऐसे में आप देखेंगे आप बिना इमोशन के उस व्यक्ति के विचारों को देख सकते हैं, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस स्क्रीन पे विचार चले जा रहे हैं। कि भाई कुछ विचार आपको बड़े शॉकिंग लगेंगे, कुछ विचार आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे, कुछ में आपको बड़ा क्यूरियोसिटी आ जाएगा, कुछ को देखकर आप बड़े बोर हो जाओगे, कुछ विचारों को देखकर आपको लगेगा कि ये पता नहीं कैसे सोच सकता है, तो बड़े वियर्ड विचार हैं, बड़े टैबू वाले विचार हैं। कुछ को देखकर आपको हंसी आएगी, कुछ को देखकर आपको गुस्सा आएगा। तो हो क्या रहा है, वो विचार चल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किसी और व्यक्ति के मान लीजिए, और आप उनको देखकर अलग अलग इमोशनल रिएक्शंस तो दे रहे हैं, पर उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं। मतलब वो विचार ऐसे नहीं है जैसे कि आपके दिमाग में घूम रहे हो, आपके दिमाग में चल रहे हो। तो वो जो एक इंपैक्ट, एक इंटेंसिटी जो हमारे अंदर जो इमोशनल फील हो सकती है, वो जो एक रिएक्शन हम दे सकते हैं जब वो विचार हमारे मन में चल रहे होते, वो हम ऐसे टाइम पर नहीं देते, क्योंकि हमें पता है ये विचार मेरे नहीं है, ये तो किसी और के विचार डिस्प्ले स्क्रीन पर चल रहे हैं। इनफैक्ट कई बार तो आपको इतना बेकार लगेगा उन विचारों को देखकर, इतना फालतू लगेगा कि आपका मन ही नहीं करेगा उनको देखने को, और आपका मन करेगा बस यहां से ध्यान हटाओ और किसी और काम में लग जाओ, क्योंकि सारा टाइम एक तो अटेंशन देना वैसे ही मुश्किल है, और दूसरा उन विचारों में कोई मीनिंग ही दिखाई नहीं देगा, फालतू के लगेंगे, बेकार लगेंगे, इंपॉर्टेंट ही नहीं लगेंगे। आप सोचोगे इनको देखना भी क्या है, इनको ऑब्जर्व भी क्या करना है, एक ही चीज तो है, बार बार आई जा रही है, इधर से उधर चला जा रहा है, रिपीटिशन इतनी हो रही है, क्या है, बेकार है, फालतू कचरा है, छोड़ो इसको, मुझे नहीं देखना। अब यहां पर समझिए, जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस में इस माइंडफुल एक्टिविटी को देखें, ओसीडी हो या कोई भी दूसरा डिसऑर्डर हो, पर हम यहां ओसीडी की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक्टिविटी अगर पर्सनली अपने को लेकर की जाती है तो कितनी मीनिंगफुल होगी, कितना इंपॉर्टेंट, कितनी हेल्पफुल होगी कि आपके दिमाग में इतनी सारी ऑब्सेशंस उठ रही हैं, इतनी सारी थॉट्स उठ रही हैं, चले जा रही हैं, और आप उनको कोई मीनिंग नहीं दे रहे, आप उनको किसी तरह से जज नहीं कर रहे, क्योंकि वो पर्सनल नहीं रही। अब आप बस उन्हें देख रहे हैं, आती हैं जाती हैं, आते जाते हुआ देख रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई विचार ज्यादा मीनिंग होल्ड करती है या कोई दूसरा विचार कम मीनिंग होल्ड करता है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाली थॉट मेरे दिमाग में क्यों आई या वो वाली थॉट मेरे दिमाग में क्यों आई, ये नहीं आनी चाहिए थी, वो नहीं आनी चाहिए थी, ये आ रही है तो ठीक, वो आ रही है तो ठीक नहीं। आप इस तरीके से बहुत ज्यादा चूजी, सेलेक्टिव नहीं होंगे, और जैसे आ रही हैं वैसी आती जाएंगी, क्योंकि आप बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस उन थॉट्स को नहीं दे रहे। तो आप देखेंगे कि इन थॉट्स का कोई मतलब है नहीं, बेकार है, इधर से उधर आ रही है, अंदर से एज सच तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, बेकार है, फालतू है, आती रहती हैं, मीनिंगलेस थॉट्स हैं, बस बेवजह इनको मैंने मीनिंग दे रखा है। तो आप ये चीज बहुत क्लियरली देख पाएंगे अगर आप माइंडफुल अवेयरनेस, माइंडफुल प्रेजेंस को यूज करेंगे अपने ओसीडी एक्सपीरियंसेस में। तो इस तरह से थॉट्स के कंटेंट में आपकी इंपॉर्टेंस देखने की आदत, इंटरेस्ट या कोई भी प्रीऑक्यूपेशन ढूंढने की आदत को कम करती है माइंडफुलनेस। अब एक सीधा सा सवाल आएगा किसी के भी मन में कि भाई ये सब करना इतना आसान नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से अपने माइंड को बिल्कुल शेप करना, एडजस्ट करना, या एक ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड, माइंडसेट बनाना बहुत डिफिकल्ट है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके दिमाग में ना जाने कितने सालों से, कितनी हद तक, कितनी इंटेंसिटी और डिस्ट्रेस के साथ विचार आ रहे हैं, मेमोरीज आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, ना जाने कैसे कैसी फीलिंग्स उठ जाती हैं, एक जगह से दिमाग हटता है दूसरी जगह लगता है, एक थॉट से हट के दूसरे थॉट पे जाता है, इतना बम्बार्ड कर रही हैं, इतना जोर शोर से जो विचार दिमाग में आ रहे हैं, फीलिंग्स उठ रही हैं, रिएक्शंस आ रही हैं। ऐसे में इस एक्सरसाइज को कर पाना, इसके हिसाब से अपने मेंटल स्टेट को एडजस्ट कर पाना, इतनी सारी जो रिएक्शंस आती हैं, अर्जेस आती हैं, उनके प्रति माइंडफुली रिस्पॉन्ड कर पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल सही बात। पर अगर आप प्रैक्टिस से अपने को इस तरह से पोजीशन कर लें, मतलब अपने मेंटल स्टेट इस तरह से बना लें कि आप खुद के, अपने माइंड के, अपने फीलिंग, सेंसेशन के केवल ऑब्जर्वर बन जाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वर बनने की तरफ अगर वर्क करें,
तो आप ओसीडी के विक्टिम बनने की बजाय उसके ऊपर एक अपर हैंड, मतलब उसके ऊपर आपका कंट्रोल बनना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल बनता ही है। और इसी के लिए कई बार इन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस वाले ऑब्जर्वेशन की बजाय, माइंडफुलनेस की बजाय, आपके डे टू डे एक्सपीरियंसेस के लिए, एक्टिविटीज के लिए भी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। उसका जरिया बना के, उसकी हेल्प लेके माइंडफुलनेस को समझा जा सकता है। अपनी ऑब्जर्वर बनने की जो स्किल है, एबिलिटी है, उसको और मजबूत किया जा सकता है। मतलब जैसे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल हैंड वॉशिंग, माइंडफुल कोई भी एक्टिविटी जो कि आपको माइंडफुलनेस की स्किल में बेटर करे, यहां पर वो यूजफुल हो सकती है। पर उस माइंडफुलनेस से आपका ओसीडी दूर हो जाएगा या ओसीडी के सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये धारणा सबसे गलत है। और ज्यादातर लोग यही धारणा से माइंडफुलनेस को करते हैं, क्योंकि ये धारणा हमें फिजिकल एक्सरसाइज, योगा वाले ट्रेडिशन से मिली है। वहां यह कहा जाता है कि योगा या फिजिकल एक्सरसाइज दिन के किसी एक समय पर आधा एक घंटे के लिए कर लो तो आपकी पूरे दिन की हेल्थ जो है वो बेटर होगी। फिजिकल हेल्थ के मामले में ये प्रिंसिपल, ये आइडिया, ये अप्रोच बिल्कुल सही है। पर ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, जहां पर सुबह शाम दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थॉट, इमेजेस और इमोशंस आते रहते हैं, वहां पर वो दिन के किसी एक समय पर माइंडफुलनेस को किसी एक एक्सरसाइज के तौर पर करना हेल्पफुल नहीं है। उसके लिए माइंडफुल एटीट्यूड, माइंडफुल अवेयरनेस, माइंडफुलनेस की ये स्किल डेवलप करनी बहुत जरूरी होती है, जो कि दिन के कई समय, कई बार, कई अलग अलग चीजों में आपको अप्लाई करने पर ही काम करेगी, तभी वो हेल्पफुल होगी। तो ओसीडी को पूरा कंट्रोल करना हो, पूरी उस पर जीत हासिल करनी हो, तो आपको इस तरीके की जो थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, सेंसेशन वाली अवेयरनेस है, उसको प्रैक्टिस में लाके उसको एक स्किल की तरह लर्न करना होगा। इस पर और क्लैरिटी के लिए हम आगे दूसरी वीडियोस में और फर्दर बात करेंगे कि माइंडफुलनेस को और किस किस तरह से समझा जा सकता है, कैसे कॉन्सेप्चुलाइज किया जा सकता है, क्या मेटाफर हो सकते हैं, किस तरीके से एनालॉजी लेकर हम माइंडफुलनेस को समझ सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया बैठ जाए कि माइंडफुलनेस होती क्या है, माइंडफुलनेस है क्या। तभी आप आगे टेक्निक्स, टिप्स और स्ट्रेटेजीज की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बहुत भारी गलती लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बताओ, टिप्स बताओ, करना क्या है ये बताओ। भाई पहले समझ तो लें कि माइंडफुलनेस और ये एक्सरसाइजेज हैं क्या। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले इसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं उसको समझिए, इसको पहले क्लियर कीजिए। फिर जब आप समझ जाते हैं तब टिप्स और सजेशंस और टेक्निक्स की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो सीरीज जरूर देखिए। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी के लिए धन्यवाद।